बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नारा अली। नाजरीन, OIC के इजलास में आज अफगानिस्तान के लिए इंसानी ट्रस्ट कायम करने का फैसला किया गया और कहा गया कि OIC इजलास के फैसले अफगान शहरियों के लिए मावन साबित होंगे। जबकि खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के अंदरूनी इख्तलाफात के बायस जमीयत उलमा इस्लाम से हुकूमती शिकस्त को वज़रा ने तस्लीम कर लिया है। इस समय दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, खैबर पख्तूनख्वा से जमीयत उलमा इस्लाम की जीत और हुकूमती वज़रा ने इस शिकस्त को तस्लीम कर लिया और कहा है कि अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से हमें शिकस्त खानी पड़ी। क्या ऑपोजिशन अब आपको मजबूत होती नजर आ रही है सियासी मंजरनामे में, और क्या अवाम का सपोर्ट जो है अब वो ऑपोजिशन की तरफ है? देखिए, ये जो है आप इसको इस तरह से दें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनको उनकी जमात को बड़ी कामयाबी हासिल हुई और उसकी बड़ी बुनियादी वजह है। एक तो आज हुकूमत के मुख्तलिफ अरकान ने बड़ेपन का मुजाहरा किया और उन्होंने तस्लीम किया इस बात को, जिसका उनको मुकम्मल मैं समझता हूँ कि क्रेडिट जाता है। शिबली फराज साहब हों या बाकी शख्सियात हों कि उन्होंने तस्लीम किया कि महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं और उनको वोट नहीं मिले। दूसरा ये है कि आपस के बाहमी इख्तलाफात, वो मुख्तलिफ ग्रुप आपस में लड़ गए वहाँ पे। और जो कुछ KP में हुआ, इससे पहले इमरान खान साहब को वहाँ पे देखना चाहिए था, जबकि मुख्तलिफ ग्रुपिंग्स हो रही थी, मुख्तलिफ करप्शन की कहानियाँ आ रही थी, वहाँ लोग पैसे ले रहे थे, वहाँ पे मुशीरान आपस में ये सेनेट के ऊपर। और देखें, ये 5 साल पहले और ये 5 साल KP की हुकूमत जो है उसको वहाँ पर KP की हुकूमत में 7-8 साल हो गए हैं इमरान खान साहब की वहाँ पे जमात की हुकूमत को। तो लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो वो जो है वहाँ से लोग आके ना बात करते हैं ना बताते हैं, और फैसले जो हैं इस्लामाबाद से वो करवा के चले जाते हैं। तो खान साहब का जो दूर रहना है वहाँ से, और जाहिर खान साहब जाते हैं तो खान साहब को देखने के लिए लोग भी आते हैं, खान साहब की बात भी सुनते हैं, लेकिन दरमियान में जो बहुत सी शख्सियात हैं उन्होंने अब वो अपने लोगों से डिस्कनेक्ट रहे। तो एक बात तो ये मेरा ख्याल से इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है इमरान खान साहब को। दूसरा ये है कि ये भी कि जो दूसरी जमात है, मौलाना फजलुर रहमान साहब की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं मुस्लिम लीग नून की बात भी नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जमात इस्लामी की, जमीयत उलमा इस्लाम की, ANP की, ठीक है। और उसके बाद जो तो ये वो हैं जमातें जो कि खैबर पख्तूनख्वा में अवाम के दरमियान रहते हैं। ये लोग मौलाना फजलुर रहमान साहब को अगर आप देखें, वो आपको हुकूमत में नजर आए ना नजर आए, लेकिन वो आप देखें आज भी कोयटा में इधर सिंध में उनकी एक्टिविटी, वो आपने मुसलसल मौलाना फजलुर रहमान साहब को अवाम से जुड़े देखा होगा। ये नहीं कि हुकूमत नहीं है, अपोजिशन नहीं है तो जाके बैठ जाए, वो मुस्तकिल तौर पर अवाम के साथ वो जुड़े रहते हैं, अपने लोगों के साथ, अपने कारकुनों के साथ, अपने जो उनके तंजीम के लोग हैं उनके साथ वो मिलते जुलते रहते हैं। तो ये जो चीज़ है इससे, और जबकि इमरान खान साहब ने अपने आप को डिस्टेंस किया अपने लोगों से। मैंने आपसे कहा ना कि सिंध के मुझे MNAs और MPs ने कहा अभी चंद रोज़ पहले कि डॉक्टर साहब में 2 साल में सिर्फ 10 मिनट का वक्त मिला है, और वो भी बाकी लोगों के साथ। जब बाकी लोग बैठे होते हैं तो हम जिनके खिलाफ हमने कोई शिकायत करनी होती है तो वो भी वहीं बैठे होते हैं, तो फिर हम क्या बात करें। तो वो जो है वो इमरान खान साहब उनके MPs के साथ जैसे सिंध जाते हैं ना इमरान खान साहब, तो इमरान खान साहब को सिंध में गवर्नर हाउस में चाहिए कि वो लोगों को बुलाएं, अपने MPs को और अपने MNAs को बुलाएं, और उनसे अलग अलग भी मिले, अलग अलग भी 1-on-1 भी मिले, ताकि पता तो चले ना कि अब वो बहुत सारे, चूंकि 10 का ग्रुप 15 का ग्रुप 10 मिनट मुलाकात हुई तो उसके नतीजे में वो बात ही कोई नहीं हो पाती। तो और लोग खान साहब को देखते हैं, लोग जो लीडरशिप है वो इमरान खान साहब की है। आखिर में सवाल भी इमरान खान साहब से होंगे अगर महंगाई होगी, मतलब लोगों ने इमरान खान साहब, अगर प्रोजेक्ट्स में गड़बड़ हो रही है, करप्शन हो रही है, तो इमरान खान साहब ही जवाब देंगे, क्योंकि वो खुद उन्होंने किसी को इख्तियार नहीं दिया हुआ। यानी अब देखें ना, इख्तियार तो अपने पास रखे हुए हैं। हालांकि और बहुत से जो MNAs MPs हैं वो कहते हैं कि यार हमें तो मतलब है कि वहाँ पर परमिशन नहीं है, फैसले जो हैं वो मरकज से होते हैं। तो उसकी वजह से एक मेरे ख्याल से खान साहब को दोबारा स्ट्रेटजी अपनी रिवाइज करने की ज़रूरत है, जिसकी तरफ हम बहुत दफ़ा इशारा कर चुके हैं। लेकिन ये कि अब ज़ाहिर है उनकी जमात है, उनकी पार्टी है, वो बेहतर समझते हैं। लेकिन ये जो मैसेजेस आ रहे हैं ये इमरान खान साहब के लिए को इनकी फ़िक्र करनी चाहिए, देखना चाहिए। एक पॉपुलर लीडर है इमरान खान साहब,
और लोग उनको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, लोग बहुत ज़्यादा तवक्कुआत रखते हैं, लेकिन अगर वो अवाम लोगों में जाएंगे नहीं, दूर से खिताब करेंगे और बहुत बड़ा मजमा भी होगा जो उनको सुनने आया होगा, हो सकता है उसमें बहुत से लोग धक्के खा रहे होंगे, जी हमें किसी तरह से एक एप्लीकेशन हमारी पहुंच जाए आगे तक। देखिए ये भी तो हो सकता है ना। तो लेकिन ये है कि वो फिर वो चले जाते हैं, क्योंकि खान साहब उनसे लोगों से जैसे पहले होता था, इमरान खान साहब अवाम में नजर आते थे, कहीं किसी जगह चारपाई पे सो रहे हैं कि खाना खा रहे हैं लोगों में बैठ के, कहीं इधर गए हुए, तो वो चूंकि डिस्टेंस कर लिए अपने आप को, तो उसकी वजह से ये उनका ये रिजल्ट सामने आ रहे हैं। तो देखते हैं कि खान साहब इसके बाद जो है वो क्या हिकमत अमली अपनाते हैं। बाहमी इख्तलाफात की तो खुल के बात कर ली इनके वज़रा ने, जो कि अच्छी बात है कि हैं इख्तलाफात, और नताइज को मान भी लिया। अच्छा, उसके अलावा दो तीन बातें और हैं ऐसी जो मेरे ख्याल से बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और जिस पे इमरान खान साहब को और हम सबको ध्यान देना चाहिए। देखें, इसको मुझे नहीं पता कि इसको मैं किस तरह से एक तकाबुल हम कर सकते हैं। वो ये है कि जो कुछ हुआ है ये सऊदी अरेबिया की, यानी सऊदी अरेबिया मौजूद था यहाँ पे ओआईसी के कॉन्फ्रेंस में, और कल हमने तबसरा भी किया और बड़ा ज़बरदस्त वो इजलास हुआ। सारे ही मुल्क मौजूद थे, सेंट्रल एशिया के ममालिक भी थे, ईयू के नुमाइंदगान थे, यूनाइटेड नेशंस मौजूद था, अमेरिका मौजूद था, जर्मनी, सारे मुल्क मौजूद थे। ठीक है, और ये एक बहुत कामयाब कॉन्फ्रेंस इस लिहाज से हुई। इसको आप छोड़ देंगे पैसे कितने गए और फंड के, वही छोड़ दें बात, कि सब एक फोरम पे इकट्ठे हुए, ये एक बहुत बड़ी बात हुई, और कोई इंसानियत के हवाले से वहां पे बात की गई। ठीक है, छोटे मोटे इख्तलाफात उस साइड पे करके सारे, और आगे की तरफ बढ़ने की बात हुई। मुझे ये जो 2021 का साल खत्म हो रहा है ओमिक्रॉन के साथ, और उसमें अभी खबर आ रही है कि वो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, जो जर्मन एक उनके इकोनॉमिस्ट ने 71 में कायम किया था डेवोस के अंदर, डेवोस बिल्कुल एल्प्स के पहाड़ों के साथ ही स्विट्जरलैंड में, वो पोस्टपोन हो गई। हर साल वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में होता था। उसमें कोई 30,000 के करीब जो है मुख्तलिफ कंपनीज, और उसके मेंबर जो हैं वो 3,000 हैं, और बाकी सेलिब्रिटीज और बिजनेसमैन वो आते थे, तो वो पोस्टपोन हो गया ओमिक्रॉन की वजह से। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं कि एक है साल जिसको हम कहते हैं 1979। ये 1979 और का जो एक साल है ना, वो आप समझें कि एक इस पूरे पिछले 40-50 सालों के अंदर वो एक गेम चेंजर साल। कुछ उससे पहले के वाकयात और कुछ उसके बाद के वाकयात, और इसी तरह से 2020 और 21, यानी 2020 के दरमियान से लेकर आप शुरू करें और 2021 के दरमियान तक आ जाएं आप, यानी दरमियान से एक साल में ले रहा हूं। ठीक है, और मैं वहां से ले रहा हूं 79 और कुछ अरसा पहले और कुछ अरसे बाद के वाकयात, वो जो बड़ी तारीख बदलती है। 79 में क्या होता है पहले तो देखें ना, 79 से पहले क्या होता है, चंद साल पहले तक क्या हो रहा है 79 से चंद साल पहले तक। मिसाल के तौर पे आप 1974 में चले जाएं, ठीक है, आप 79 से 74 में चले जाएं, तो 74 की जो दुनिया है वो ये है कि एक बड़ा पुरसकून सा लेबनान है, और लेबनान में जो है वो मुख्तलिफ जो यानी आप कहते हैं कमांडो रेवोल्यूशन इंकलाब पसंद ग्रुप्स जमा हो रहे हैं, जिसमें फ़लस्तीनी भी हैं, और फ़लस्तीनी जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और वो सारे के सारे कमांडोज, वो मतलब इनकलाब देखें ना, और वहाँ पर इस कदर पावर के साथ वो जमा हो रहे हैं 74 में, 73-74 में, कि वहाँ पर जापान से भी जो है वो उनकी जो रेड आर्मी थी, एक जापान रेड आर्मी होती थी जो बड़ी एक जापान रेड आर्मी दहशतगर्द तंजीम होती थी। उसने जापान के प्लेन्स अगवा किए, हाईजैक कर लिए, उसने इवन तल अवीव के अंदर प्लेन्स को हाईजैक किया, और एक ऐसा वक्त आ गया था कि वो अरब जापान रेड आर्मी कहलाने लग गई थी। तो एक बड़ा अजीब व गरीब किस्म का एक दहशतगर्द ग्रुप था, उसके काफी सारे लोग इस वक्त जेलों में पड़े हैं। तो जापान रेड आर्मी कहलाती थी। जैसे आयरिश रिपब्लिकन आर्मी का नाम हमने सुना, जापान रेड आर्मी बड़ी, ये ढाका से जहाज उन्होंने अगवा कर लिया था 77 के अंदर, और कई लोग कत्ल कर दिए थे उधर। फ्रांस की एम्बेसी जो है वो उस पर अटैक किया था इन्होंने,
मेरे ख्याल से जर्मनी के अंदर, फ्रांस की एम्बेसी, वहाँ लोग उनसे रैंसम लिया था। तो ये बड़ा एक एक्टिव ग्रुप था, ये भी जाके लिबनान में बैठ गए थे। अच्छा, अब लिबनान में ये कौन सा साल है? ये है 74, पाकिस्तान 73 74, पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है, भुट्टो साहब की इस्लामिक समिट हुकूमत हो है। रही है हाँ, 74 में, सही। इस्लामिक समिट, पहली सरबाई कॉन्फ्रेंस हो रही है। अच्छा, उसके बाद और क्या हो रहा है 74 में? 74 में नेल्सन मंडेला जेल में है, ठीक है, जनूबी अफ्रीका में। 74 में अभी अभी ख़त्म हुई है वियतनाम जंग, अमेरिका, और अगले साल यानी 75 में साइगॉन मूवमेंट होनी है। तो ये इनखला हो रहा है। ये पहले के हालात, कुछ हालात ऐसे डेवलप हो रहे हैं कि जो अजीब सी दुनिया, एक अजीब से मामलात हैं। अच्छा, और उसके बाद जो है वो लेबनान में ये मौजूद हैं इमाम मूसा सदर, ठीक है, और उनके साथ हुसैन अल हुसैनी हैं जो कि पार्लियामेंट के, वो सोच रहे हैं कि यार यहाँ पे किसी तरह से हम कोई तंजीम बनाएं, ठीक है। मुस्तफ़ा चैमरॉन एक होते थे, वो जो एक फिजिस्ट होते थे, वो कह रहे हैं कोई किसी तरह से यहाँ पे मुख्तलिफ जो शिया हैं मसलक के लोग, उनकी कोई नुमाइंदगी यहाँ पे नहीं हो रही, तो तहरीक अमल वहाँ पे बनाने का सोच रहे हैं। वो उनको नहीं पता कि अगले साल क्या होना है। लेकिन लेकिन अच्छा, सड़कों पे वहाँ पर गाड़ियाँ जितनी घूम रही हैं अरब स्ट्रीट्स पे, वहाँ पे एक फिरोज़ सिंगर होती थी लेबनान की, अभी भी हैं, मगर उस ज़माने में फिरोज़ जो है वो ज़रा थोड़ी सी मॉडर्न स्टाइल में गाती थी गाने, तो वो बड़ी पॉपुलर थी अरब स्ट्रीट्स पे। और दूसरे ये अभी भी मौजूद हैं, अभी भी हयात हैं, लेकिन और दूसरी होती थी उम्मे कुलसूम। अच्छा, उम्मे कुलसूम जो थी वो मिस्र से थी, और मिस्र में वो बड़ी पॉपुलर हो गई थी। उसकी वजह ये कि वो जमाल अब्दुल नासिर और ये जो दौर था जिसमें रेवोल्यूशन के गाने और जंगें हो रही हैं इसराइल से और ये सारी, तो उसमें बड़ी पॉपुलर। और वो रुमाल एक गाती थी, रुमाल गाने के दौरान एक रुमाल फाड़ती थी, ठीक है, तो वो उनका एक बड़ा कमाल। तो 1975 में उनका, अगले ही साल उनका इंतकाल हो गया था। तो मैं 1974 में हूं, अभी वाटर गेट आ गया, निक्सन रिजाइन कर रहा है। तो दुनिया किसी मतलब आप सोचें कि एक दुनिया है और वो कहां जा रही है, अभी उसका कुछ नक्शा बन रहा है, ठीक है। खैर 75 आता है, 1975, तो 1975 में सिविल वॉर शुरू हो जाती है लिबनान में, खाना जंगी। और लिबनान में खाना जंगी शुरू हो जाती है, और खाना जंगी शुरू होती है मैरोनाइट क्रिश्चियंस के दरमियान, और उसके साथ ही फलस्तीनी है। अभी लोकल्स नहीं कूदे, फलस्तीनी 4 लाख के करीब आ चुके हैं जॉर्डन से, इधर उधर से, और वो इतने मजबूत कैंप्स हैं कि वो इसराइल के साथ उनकी लड़ाई हो रही है, वो ना लेबनान की हुकूमत की बात सुने, वो अपनी जगह एक पावर है। और उन्हीं कैंप्स के अंदर जो है वो वियतनाम की गुरीले भी तरबियत ले रहे हैं, उसमें जो है वो यानी जापान से, मैंने कहा ना, जापान के भी लोग मौजूद हैं, हाई जैकिंग्स, बॉम्बिंग, ये सारा, तो ये उनके साथ जंग शुरू होती है मैरोनाइट क्रिश्चियंस की। उसके बाद वो मुसलमान एक तरफ हो जाते हैं, दुरूज क्रिश्चियन एक तरफ हो जाते हैं, पार्टियां कूद जाती हैं। ये वो खाना जंगी जो 75 से शुरू होती है, 1990 तक में जाके खत्म होती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मैं 79 क्यों कह रहा हूं। 79 से पहले फिर क्या हो रहा है? 79 से पहले ये हो रहा है कि जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्ता उल्टा गया 77 में, और 79 में फांसी हो गई। अच्छा। अप्रैल 79 के वाकयात समझे, तख्ता उल्टा गया 77 में, 79 में फांसी हो गई। अच्छा, 77 फिर 75 में क्या हो रहा है? 75 में शाह फैसल को उनके भतीजे ने गोली मार दी, फैसल बिन मसाद। मसाद जो है ये जो यानी जिनके वो बेटे थे शहजाद मसाद, वो सुतेले भाई थे 4 बादशाहों के, ठीक है। और उनका बेटा पढ़ के आया अमेरिका से पढ़ के आया, और वो रियाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। उसकी एक आप समझें कि उनकी एक मंगेतर थी या जो भी थी, वो अमेरिकन थी, उनको बाद में तलाश करते रहे। एक थ्योरी ये भी है कि वो काम कर रही थी, उन्होंने खैर शाह फैसल को गोली मार दी, और उसके बाद वो कुछ अर्से के बाद उनको सजा मौत दे दी गई। अच्छा, ये 75 में वाकया हुआ, और खाना जंगी छिड़ गई लिबनान में। अब आ जाए 79 में क्यों मैं कह रहा हूं कि 79 बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 79 से पहले की दुनिया हम देख रहे हैं, ये सारे वाकयात हो रहे हैं। 79 में जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी हो जाती है। 79 के शुरू में, अप्रैल में फांसी होती है, उससे 2-3 महीने पहले आयतुल्लाह ख़ुमैनी लैंड होते हैं 79 में, ठीक है, लैंड होते हैं इनकलाब ईरान।
और इनकलाब ईरान जो है, इसको अगर आप शुरू करें तो ये इनकलाब ईरान, ईरान से का तो नाम है, ये इनकलाब सफ़ेद है। इनकलाब सफ़ेद है जो 1963 से शुरू हुआ है और उसकी एंडिंग यहाँ होती है 63 ईरान में होती है। 1963 में जब शाह ईरान ने वहाँ पे रिफॉर्म्स किए और मुख्तलिफ इस्लाहात करने की कोशिश की, और वो उसमें उलमा भी एक तरफ हो गए, उसमें जो सोशलिस्ट थे, कम्युनिस्ट थे, वो भी एक तरफ हो गए, वो सब एक उसमें गिरफ्तार कर लिया गया बहुत बड़ी तादाद में। 5 और 6 जून 63 जो है वो बड़ा खूनी दिन के तौर पे याद किया जाता है ईरान की तारीख में। और 400 के करीब लोग, जब आयतुल्लाह खुमैनी को गिरफ्तार किया गया तो 400 लोग वहाँ पे मुजाहरों में मारे गए। उसके बाद ये हुआ कि गिरफ्तार किया गया जो उस वक्त के वजीर आजम थे, उनका तो ये सजेशन था कि इनको सज़ाए मौत दे दी जाए। असदुल्ला आलम जो थे, उनका ये था कि सज़ाए मौत दे दी जाए सारे जितने भी उलमा हैं 30 के करीब। बहरहाल ये हुआ कि वो उसके बाद ये मुजाहरे, हंगामे, ये सब कुछ शुरू हुआ। उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार करके छोड़ा गया। जब दोबारा रिहा किया गया तो उसके बाद उनको जो अगले वजीर आजम थे उन्होंने बुलाया, और उन्होंने बुलाया तो वहाँ पे बदतमीज़ी की। वो वजीर आजम जो ईरान के उस वक्त थे, हसन मंसूर नाम था उनका, हसन मंसूर नाम था। और उसके बाद ये हुआ कि बदतमीज़ी की खबर बाहर इधर उधर निकल गई और फ़दाईन इस्लाम ने वजीर आजम, ईरान के वजीर आजम को गोली मार दी। ठीक है, गोली मार दी तो आयतुल्लाह खुमैनी जो है उसके बाद वो वहाँ से जला वतन हुए। जला वतन करके उनको पहले तो उधर ही गिरफ्तार करके रखा गया मिलिट्री बेस पे। फिर उसके बाद वो टर्की चले गए, टर्की से वो नजफ आ गए, नजफ 13 साल रहे। उसके बाद वो गए फ्रांस, और फ्रांस से फिर वो जलावतनी ख़त्म करके वापस आ गए। तो ये हमें ईरान का इनकलाब नज़र आ रहा है कहाँ पे, 79 में। अच्छा, 79 में ही एक और वाक़या होता है, और वो वाक़या होता है जिसको हम कहते हैं सऊदी अरब में, जो एक हमारी आप समझ लें कि तारीख का एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, बदतरीन एक वाक़या। और वो वाक़या जो है वो 20 नवंबर को होता है सुबह फजर के वक्त। और वो जब ये कि वहाँ पे ये कहतानी जो है वो और जोमानियान के साथ वो फजर के वक्त 50,000 नमाजी मौजूद हैं, और वहाँ पे वो जो है शाह खालिद बिन अब्दुल अजीज़ की हुकूमत है। और वहाँ पे वो सुबह दाखिल होता है और अपने 400-500 उसके साथ बंदे हैं, और वो जहाँ के वो कब्जा कर लेता है। अच्छा, ये अब ये 1979 है तो ठीक है। अच्छा, कब्जा करता है और उसके बाद उसका रिएक्शन ये होता है फौरी तौर पे, पूरी दुनिया हिल जाती है, मुसलमान भी। और क्या हुआ है यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर एक हजूम जमा होता है, वो जाके अमरीकी सफारत खाने को आग लगा देता है। ठीक है, जनरल ज़ियाउल हक का दौर वो समझते हैं अमेरिकन ने करवाया, शायद वो पता चलता है बाद में कुछ और है। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि जो वली अहद हैं उस वक्त के, वो वली अहद हैं शहजादा फाहद बिन अब्दुल अजीज़, वो जो है वो अरब लीग की समिट के लिए गए हुए हैं। और जो नेशनल गार्ड्स के सरबराह हैं वो भी सऊदी अरब में नहीं है, उनका नाम है शहजादा अब्दुल्ला, जो बाद में शाह अब्दुल्ला बनते हैं। ठीक है, जो शहजादा फाहद हैं वो बाद में शाह फाहद बनते हैं। तो फिर उसके बाद इसीलिए शाह खालिद बिन अब्दुल अजीज़ जो हैं वो जिम्मेदारी लगाते हैं शहजादा सुल्तान की और शहजादा नाइफ की कि आप इन मामलात को देखें। तो दोनों शख्सियात उलमा से रब्ता करते हैं कि ये खाना काबा के अंदर अब ये यहाँ पे फसाद और फसादी आ गए हैं तो क्या कर रहे हैं। तो उलमा फिर अब्दुल्ला बिन बाज ये फतवा देते हैं कि यहाँ पे फौजी कार्रवाई जो है ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद ये वहाँ पे जो है वो छुड़वाया जाता है, उनको मारा जाता है अंदर, और जो बाकी लोग गिरफ्तार हो जाते हैं उनका सर कलम होता है मुख्तलिफ शहरों में। ठीक है, लेकिन उसके नतीजे में एक जो तब्दीली आती है वो ये तब्दीली आती है कि जो उलमा हैं सऊदी अरब के अंदर, उलमा को ज़्यादा पावर हासिल हो जाती है। और जो वहाँ पर उलमा को पावर हासिल होती है, उलमा ये कहते हैं कि इसके बाद जो है ना, मतलब हमें बहुत सारी चीज़ें रोकनी होंगी। और क्योंकि इस कार्रवाई की इजाज़त जो है फतवा मस्जिद उलमा ने दिया था कि और कार्रवाई हुई। तो ये भी 79 में हो रहा है, इनकलाब आ रहा है, जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी हो रही है, ये हो गया। साथ ही 79 में एक और वाक़या हो रहा है। मैंने कहा ना कि कुछ साल ऐसे होते हैं जिन सालों के आगे और पीछे के वाक़या तो एक साल के अंदर आपको लगेगा जैसे वहां से आपके नहीं जी वजूहत आप लिंक। फिर ये होता है 79 में एक साल पहले एक और वाक़या हो चुका है 78 में, और हो चुका है कि सदर दाऊद को मार दिया गया है।
सारे खानदान समेत। और उसके बाद वहां पे वो जनाब नूर मोहम्मद तराकी, और नूर मोहम्मद तराकी के बाद नूर मोहम्मद तराकी को मारने पे हफीजुल अमीन, ये सारा 79 है। और 79 में हफीजुल अमीन को भी मार दिया। फिर उसके बाद बबरक कारमल, और हफीजुल अमीन को तो इस तरह मारा ना कि वो सोवियत यूनियन खुद आ गया, सोवियत फौजें आ गई, और साथ ही 79 में सोवियत यूनियन भी एंटर हो गया अफगानिस्तान में। तो 79 आपको लगेगा कि इनकलाबी ईरान, पाकिस्तान, यहाँ पे अफगानिस्तान और सऊदी अरेबिया, और उधर सिविल वॉर पीक पर पहुंची हुई है लेबनान के अंदर, और लेबनान के अंदर सिविल वॉर जो है वो पीक पर पहुंची हुई है। और साथ ही ये पूरा वहां से फिर वो मुजाहिदीन आ रहे हैं और ये सारा शुरू हो गया था। और एक आपको ऐसा लगता है जैसे वाटर शेड होता है ना, मूवमेंट होता है, एक साल आपको नजर आता है कि फिर उसके बाद के वाकयात आप देखें तो दुनिया आपको एक और तरफ जाती नजर आती है, जो कि अल्टीमेटली जाके सोवियत यूनियन के टूटने पर खत्म हो। अब आ जाए आप 2020 का मिड या 2020 का शुरू ले लें, और 2000 आप आ जाए 2021 के इख्तिताम पे। अब जनाब क्या हो रहा है यहां पे? 2019 कैसे खत्म होता है कि लेबनान की हुकूमत कोलैप्स हो गई, ठीक है, और एक ट्रेड वॉर शुरू हो रही है ट्रंप की चाइना के साथ। चाइना में मर्ज होगा, नहीं होगा, क्या होगा, क्या? 2020 शुरू होता है तो शुरू कैसे होता है? शुरू ऐसे होता है कि जनाब कोविड आ गया, ठीक है, पूरी दुनिया बंद हुई कोविड से। उसके बाद जो है वो कोविड आ गया, और कोविड आने के बाद जो वाकयात होते हैं उस एक साल में, देखें मैंने आपसे कहा ना कि बाज दफा ऐसा होता है कि सबसे पहले तो आप देख लें, जो मैंने आखिरी 6 महीने मैं 20 के और 21 के शुरू के 6 महीने और साल बता रहा हूं, उसमें यह है कि इसराइल और यूएई के दरमियान एक रिकॉर्ड होता है 13 अगस्त को, फिर बहरीन के साथ होता है 11 सितंबर को, फिर अक्टूबर में सूडान के साथ होता है, फिर दिसंबर में, फिर जो है वो नवंबर में ट्रंप इलेक्शन हारते हैं, फिर उसके बाद जो है वो मतलब बाइडेन ज़ाहिर जीतते हैं, फिर अमेरिका में आपको एक खाना जंग की इंटरनेशनल ऑर्डर टूटता नजर आता है 6 जनवरी को वहां पे, फिर उसके बाद जो है वो यानी नस्ली फसादात और ये सारा आपको नजर आता है। फिर उसके बाद जो है ब्रेग्जिट से अलग होता है बरतानिया जनवरी में पिछले साल, ठीक है। उसके बाद फरवरी में जो है वो मुतनाज़ शहरियत का बिल आता है, वो वहां पर बेचैनी जो पहले से जारी है इंडिया में वो बढ़ती है, और फिर मई में भारत और चाइना की लड़ाई शुरू हो जाती है, जून में जाके फिर वो बाकायदा पता चलता है कि इतने लोग मारे गए। अच्छा, फिर उसके बाद आर्मीनिया अजरबैजान की लड़ाई होती है। ये सारा इस दौर में हो रहा है, और ये पत्ते जो है ना ये हो रहे हैं कि जैसे आपको लगेगा कि आने वाले अरसे के तवील अरसे में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, कहीं की मईशत उठ रही है, कहीं की बैठ गई, कहीं की जंग हो गई, कहीं इत्तेहाद पॉलिसी तब्दील हो गई, ठीक है ना। और फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात, अमेरिका निकल गया अफगानिस्तान से। यानी इस बात को हम कैसे, अब देखिए ना, ये बड़े वाकयात हैं कि अमेरिका 20 साल के बाद अफगानिस्तान से निकल जाता है। सूडान के अंदर जो है वो 2019 के अंदर हंगामों के बाद उमर बशीर से जान छूटी अवाम की, उन्होंने कहा काउंसिल बनेगी, 2021 में जाके फिर अवाम निकले हुए हैं, और वो जनरल बुरहान और हमदुक की जो आपस की सुलह है उसको अवाम नहीं मान रहे, वो कह रहे हम तो नहीं मानते इसको, और अवाम निकले हुए कि जैसे म्यांमार की हुकूमत गिर गई दरमियान में, ठीक है। बेलारूस के इलेक्शन हुए और बेलारूस जो प्यूटिन इमर्जो के सामने आ गए, और हार्ड पार के साथ सामने आ गए वापस दोबारा, और उन्होंने कहा कि भाई ये तो नेटो यहां नहीं आएगा, खत्म हो गई बात, ठीक है। अच्छा, ये सारे के सारे वाकया, उधर ताइवान के ऊपर चाइना ने इस पूरे कोविड के अंदर अपने आप को, एक चाइना इमर्जो के सामने आ गया, और साथ ही रशिया इमर्जो के सामने आ गया, और साथ ही अमेरिका ने अपनी तरजीहात तब्दील की कि हमने कहां पे जाना है, कहां पे नहीं जाना, कहां पे हमने इंगेज होने के पत्ते दोबारा कि नई सबबंदी हो रही तो इसके मुताबिक जो है वो मामला तय करो कि क्वाड बन गया इसी दौरान, तो कि क्वाड खत्म हो गया तो ऑकस बन गया, तो ऑकस भी खत्म हो गया तो ये बन गया, तो वो बन गया, तो सारा अपड़ धापड़ इसी दौरान हो रही है। अच्छा, तो मैं इसलिए इस साल को 79 से इसलिए मिला रहा हूं कि उससे पहले के वाकयात आप देखें और उसके बाद के देखेंगे तो आपको लगेगा कि 79 से बहुत कुछ पकड़ा था, पहले से बहुत कुछ पकड़ा था। यानी 1963 से ईरान में कुछ होना था, ठीक है। एक मतलब कुछ 60 की दिहाई से अफगानिस्तान में कुछ होना था, मतलब हुआ वो 79 में जाके, लेकिन वो वाकयात कुछ बहुत पहले से पक रहे थे सऊदी अरब में, लेकिन वो 79 में जाके वो सामने आ गए। वो सिविल वॉर बहुत पहले से होनी थी, लेकिन वो 75 में हुई, ठीक है। मतलब बहुत सारे वाकयात वो पक रहे थे पीछे, ठीक है ना, लेकिन वो जो कहते हैं ना फटे, वो जो आतिशफिशा फटता है वो फटा जाके 79 में, और आगे कई सालों तक फिर वो दुनिया उस धारे पे चली गई। अच्छा, अब यहां पर
जब हम खड़े हैं यहाँ पे, तो एक तो छोटे छोटे वाकयात हो रहे हैं ना, नून में से शीन नहीं, शीन में से मीम, शीन में वो लगे हुए लोग। एक होते हैं लार्जर कैनवस पे आप देखें तो ये वाकयात अपना असर छोड़ के जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे सऊदी अरेबिया, जो मैंने कल भी बात की थी, सऊदी अरेबिया की वापसी बतौर ओआईसी। ओआईसी को उन्होंने एक तकरीबन आप समझें कि एक खत्म हुआ था ओआईसी। ओआईसी को दोबारा स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद जो मैंने कल भी बात की थी ना कि इसको छोड़ दें, कि पैसा इस खेल में कोई हैसियत नहीं रखता। 10 मिलियन 20 मिलियन इतने में कोई हैसियत नहीं। असल है कि आप जियो, जब स्ट्रेटेजी आपके पास है ना, जियो स्ट्रेटेजी को आप देख लें तो इकोनॉमी फिर उसके बाद उसके पीछे पीछे साथ साथ चलती है। लेकिन अगर आपने एक दफा जियो स्ट्रेटेजी को पलट दिया, बसात पलट दी, तो वो जियो इकोनॉमी वाले, क्योंकि इकोनॉमी भी जियो के साथ ही जुड़ी है ना भाई, जियो ज्योग्राफी से ही निकली है ना इकोनॉमी। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप ब्राजील के साथ जियो, मतलब कैसे, मतलब ज्योग्राफी ही नहीं है तो कैसे जाएंगे आप ब्राजील से करने के लिए मामला। जो मैं कहता हूं बिक्स खत्म हो गया और ये खत्म हो गया। अच्छा, अब यहां पे अब आप ये देखें कि ये इवेंट्स, ये जो इवेंट हुआ ओआईसी का, ओआईसी में एक तो सऊदी अरेबिया इज बैक, ठीक है, और सऊदी अरेबिया इज बैक, और सऊदी अरेबिया और यूएई और इन सारे मुल्कों को इस बात का एहसास है कि रिच होना और फंक्शनल इकोनॉमी का होना दो अलग चीजें, जो मैंने कल भी बात की। तो फंक्शनल इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, कि जहां पर सर्विसेज प्रोवाइड होंगी और लोगों का काम चलेगा। और एक कमोडिटी अगर खत्म हो जाती है, कि यहां पर अमेरिका को इंटरेस्ट क्या था, अमेरिका को इंटरेस्ट है कि ऑयल, आराम को, ऐसे था ना, आराम को आ गया, ऑयल मिल गया, ये हो गया, वो हो गया, कंपनीज आ गई, ये सारा वो खत्म। अमेरिका का उन्होंने सोचा था, अमेरिका पीछे होना शुरू हो गया, और हम तो पैसिफिक पार है। अच्छा, यहां पर अब आप ये देखें कि अब यहां पर अफगान, लेकिन अमेरिका गया नहीं है, जाएगा तो नहीं, लेकिन अपनी एक प्रेजेंस डिप्लोमेटिक रख के, क्योंकि ये जो जंग हो रही है ये सिर्फ पैसिफिक में नहीं हो रही चाइना रशिया से, ये अफ्रीका में भी हो रही है, ये मेडिटेरियन में भी हो रही है, ये मशरिक वस्ता में भी हो रही है, साउथ एशिया में भी हो रही है, ये सेंट्रल एशिया, हर जगह हो रही है। एक पावर एक है, लेकिन जंग के कई थिएटर्स हैं, तो इसलिए, और इसमें रशिया भी है दरमियान में, और रशिया भी दोबारा इमर्ज हुआ है उसी तरह जिस तरह उनकी सेंचुरी ह्यूमिलेशन थी, इसी तरह से कोल्ड वॉर के बाद प्रेसिडेंट पुतिन मौजूद हैं, तो वो उनको अंदाजा है कि क्या हुआ है पहले, तो वो भी दोबारा वापस आके और वो अपना पूरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को वापस दोबारा के, बेलारूस ये है तो बिल्कुल यूक्रेन, ये है तो बेलारूस, ये है तो सेंट्रल एशिया, ये तो वो सारी जो रियासतें टूटी हुई थी, और वो ईस्टर्न यूरोप जो कि वार्सो पैक्ट में था, वो मोहतात रहे। ये नहीं कि यूक्रेन पे हमला करने जाना है, मगर लटकाया हुआ है पूरी दुनिया को, मतलब नेटो अमेरिका करेंगे, नहीं करेगा, पुतिन करेगा, क्या करेंगे, मतलब लगे हुए सारे लोग, लेकिन पुतिन अपनी जगह मौजूद है और उन्होंने टांगा हुआ है, पूरी दुनिया पीछे लगी हुई है। अच्छा, अब ओआईसी के अंदर एक तो हमारे सामने चीज आ गई, कुछ चीजें सामने नहीं आई। मतलब मिसाल के तौर पे एक मुलाकात हुई है जो कि कतर और तुर्की के वज़राए खारिजा के दरमियान हुई है, और उसमें यह तय हुआ है कि आज रात को, यानी आज पीर को, कतर और तुर्की के आला हुकाम कतर में मिल रहे हैं, और उसके बाद वो काबुल जा रहे हैं, और काबुल में जाके कतर और तुर्की वहां के एयरपोर्ट्स का इंतजाम संभालने जा रहे हैं। ये बात जो है ये तकरीबन काफी हद तक तय हो गई है तालिबान के साथ। अच्छा जी, ठीक है, बड़ी डेवलपमेंट जी, बड़ी डेवलपमेंट है। दूसरा जो है वो ये है कि तुर्की और आजरबाईजान के वज़राए खारिजा के दरमियान एक साइट पे मुलाकात हुई है, और उसमें तय यह हुआ है कि एक फोरम जो कि जिसकी पहली मीटिंग हो चुकी है रशिया में, वो फोरम बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो 3+3 है, और वो कॉकसस का फोरम है, और वो आप समझें कि यानी बहुत इंपॉर्टेंट फोरम है वो। और उसकी वजह यह है कि उसमें जॉर्जिया, आजरबाईजान, आर्मेनिया, रशिया और ईरान और तुर्की शामिल है। उनका अगला इजलास तुर्की में होने जा रहा है, ठीक। तो ये बात दोनों वज़राए खारिजा, यानी साइट की मीटिंग जो आपस में हुई है मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक या इस्लामी ममालिक के साथ, जो P5 की जो आपस में मीटिंग्स हुई हैं यहां पे, वो बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं। एक तो अफगानिस्तान के हवाले से हुई है, और वो एक फंड बन गया, उसमें बाद में उसकी हामिद करज़ई ने, मतलब इमरान खान साहब ने बात की, उसको हामिद करज़ई ने जवाब दिया। वो हामिद करज़ई भी तो अपने आप को एक जाहिर है वहां पे मौजूद हैं और साबिक सदर हैं, लेकिन वो भी कहीं फंस गए ना कि मेरा क्या रोल है बीच में, मतलब वो क्या करेंगे, मतलब उनको था कि मैं कहीं फिट हो जाऊंगा, लेकिन वो कहीं नहीं तय हो रहा।
इसमें जो हाई ग्राउंड पे शख्सियत गई है ना, जो भी खामोश है, और जिसने बहुत ज्यादा इज्जत कमाई है इस तमाम अरसे में, हामिद करजई साहब भी काबिल एहतराम है, और जाहिर है वो रहे हैं, वो बाहर नहीं गए। अशरफ गनी से तो आप देखिए ना, हामिद करजई अपनी जगह पे रहे हैं अपने, और उनको तालिबान से कभी कोई खतरा महसूस नहीं हुआ, उनकी फैमिली भी मौजूद है। तो ये, लेकिन जो इसमें जिस शख्स ने बहुत बड़ा एक ग्राउंड गेन किया है ना, और जो खामोश है शख्सियत, वो है डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला। डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने तमाम इस अरसे में एक इतना मुस्बत किरदार, देखिए कुछ लोग, ये जरूरी नहीं होता कि आप वजीर आजम बने, आप सदर बने, आप ये, कुछ लोग खामोशी से रह के जो रोल प्ले करते हैं, तो डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक है, अच्छा, अब आप अच्छा कहें बुरा कहें जैसे मर्जी कहें, ज़ुल्म खलीलज़ाद अपना एक रोल प्ले कर गए। अमेरिका ने यहां से निकलना था, लोगों ने बुरा कहा, अच्छा कहा, बुरा कहा, उन्होंने सारा अपने ऊपर लेके सब 20 सालों का अपने ऊपर लिया, और वो यहां से ज़ुल्म खलीलज़ाद ने इन टॉक्स को कामयाब बनाया। बाकी अब अशरफ गनी भाग गया, या वो अमरुल्ला सालेह भाग गया, या वो महबुल्ला वो भाग गए, ये हो गया, तो उसमें उनकी तो गलती नहीं है। लेकिन यह है कि वो अपनी यहां से करके अमेरिका यहां से निकल गया, इनखला हो गया। अब मसला यह है कि अब जाने के बाद अब क्या होगा। एक इंतहाई अजीबो गरीब किस्म की प्रेस रिलीज मैंने देखी है, क्योंकि देखिए कंफ्यूजन है ना, तो उस कंफ्यूजन के अंदर, और वो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया, जॉइंट स्टेटमेंट ऑफ थर्ड मीटिंग ऑफ इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग, एक लंबी, या भाई पढ़ते जाए पढ़ते जाए पढ़ते जाए पढ़ते जाए, तो है क्या ये समझ नहीं। 75 साल हैं इंडिया की आज़ादी को हो गए हैं, 2002 में 22 में हमारे और उनके सेंट्रल एशिया के माहिदा होगा, ये होगा फलां, आगे पीछे लंबा चौड़ा, उसमें इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए अफगानिस्तान में, हमें मदद कर। अच्छा, ये सारा सेंट्रल एशिया यहां मौजूद था ओआईसी में, इनके वज़रा खारजा वहां पे थे, ठीक है, और वो यहां पे मौजूद थे, उनके जो उनके वज़राए मुमलिकत या फॉरेन सेक्रेटरी, बाकी सारे यहां मौजूद थे। तो बात सारी ये है कि, लेकिन अब यहां पर भी वो एक ईगो का इश्यू है ना, कि ईगो से नहीं, मतलब एक, देखिए इन्वेस्टमेंट, इतने सालों की इन्वेस्टमेंट तो गई है ना, मतलब है कि अगर अब इनको, देखिए अमेरिकन की तरह दिल बड़ा करना चाहिए, उन्होंने भी तो $3 ट्रिलियन खर्च किए हैं ना, तो फौरन ही उनके टॉम वेस्ट आके आज आर्मी चीफ से मिले हैं, और वो कल मौजूद थे, और उन्होंने आज आप देखें तो मैं ये देख रहा था कि उनके वॉशिंगटन पोस्ट में जो हमारी 13 स्लाइड है, विद हंगर पॉवर्टी ग्रोइंग इन अफगानिस्तान बाइडन प्रेशर टू ईज सैंक्शन, एक माहौल बन रहा है अमेरिका में कि जी ये सैंक्शंस को ख़त्म किया जाए, अफगानिस्तान के अंदर हालात बहुत ख़राब हैं, ठीक है। और ये उसके बाद कह रहा है कि व्हाट इज नीडेड इज करेज टू एक्ट, फौरी तौर पे यूनाइटेड नेशन, ये और अमेरिका करेगा अमेरिका करेगा, वो ह्यूमन राइट्स और ये सारे हवालों से वो बड़ा ज़रूरी है। इसी तरह से दिल बड़ा किया है कुछ इंडिया ने अपना, और इंडिया ने वो जो शुरू में काम किया था कि जी अमरुल्ला सालेह, एक मुतबादिल हुकूमत कि हमने ऐलान कर, देखें इनका सालमा डैम तो तबाह नहीं किया ना तालिबान ने, तालिबान क्यों करेंगे तबाह, और उनको करना भी नहीं चाहिए। इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया ने की है, अगर उन्होंने पार्लियामेंट हाउस इनकी बनाया है इनका, और अगर वहां के हॉस्पिटल बने हैं, और अगर ऐसी चीज तो वो अवाम के लिए बने, ठीक है, अवाम के मफाद। इशू की सिर्फ क्या था कि वहां की सरजमीन ना इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल हो, ना पाकिस्तान के खिलाफ, ना किसी और मुल्क, ये तो इसमें से सब एग्री करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है वैसे अभी तक, इंडिया के खिलाफ तो नहीं हो रही, पाकिस्तान के खिलाफ अभी तक हो रही है, क्योंकि वो टीटीपी और वो सारा खेल वो भी खत्म हो जाएगा, वो मेरे ख्याल से आगे नहीं चलेगा मामला। अच्छा, लेकिन अब इसमें मसला ये है कि मैं दिल बड़ा करके, तो अफगानिस्तान में मुझे बताया ना कि रिसीव कौन कर रहा है, तो तालिबान रिसीव कर रहे हैं, तो वहां पर तालिबान की मदद करें। और फिर ये जो छोटी छोटी चालाकियां दरमियान में, देखिए ना, तालिबान आ गए, अमेरिका ने नहीं किया ये काम कि वो अमेरिका कहेगी जी हम अमरुल्ला सालेह को फेवर कर रहे हैं या हम इसको कर, अमेरिका अपनी बात पे कायम रहा, लेकिन इंडिया ने ऐलान कर दिया अमरुल्ला सालेह, यानी आखिर तक जो है वो कोशिश होती रही कि जो पंशेर वैली के अंदर पता नहीं क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, फिर दाइश खरोसा आ जाएगी, फलाना आ जाएगा, ढिमाक अल्लाह खैर। अब यहां पर एक तवील उल मुद्दती, ये मैं आज ये देख रहा था, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में जो 11वीं स्लाइड वो कह रहे हैं, चाइना इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट एज क्राइसिस ड्रैग्स ऑन और बीजिंग एंड न्यू दिल्ली डिगिंग इन फॉर परमानेंट मिलिटराइजेशन ऑफ एलएसी। एक मुस्तकिल, देखिए 19 महीने हो गए, मैंने आपसे कहा ना कि ये एक साल जो पिछला गुजरा है इसमें 19 महीने हो गए हैं, और एक मुस्तकिल डेडलॉक है। तवज्जो कहां होनी चाहिए थी, तवज्जो ये होनी चाहिए थी कि चाइना से टेंशन दुनिया के साथ मिलकर खत्म, लेकिन ज़हन जो कि मोदी साहब का
तवज्जो ये होनी चाहिए कि बिपिन रावत के साथ क्या हुआ, लेकिन हम तो नहीं, अब हम बात ही नहीं करेंगे, उनका अपना मसला है, लेकिन इश्यूज हैं। बात यह है कि उसको छोड़ के वो चाइना जो जमीन इतना सारा इलाका निकल गया, उसको छोड़ के मसला ये है कि वो वहां पर ताजिकिस्तान के अंदर किसी तरह एक पंशेर वैली में एक हुकूमत ऐसी बन जाए जो कि तखरीबकारी करते रहे पूरे रीजन में। अब मुझे बताएं कि ये क्या चीज खुल के दुनिया नहीं देख रही कि ये क्या आइडिया था कि आप वहां पे तखरीबकारी करेंगे और असला पहुंचाएंगे और ये करेंगे, उसके नतीजे में खाना जंगी हो जाएगी अफगानिस्तान के अंदर। तो मेरा अब कहना है कि मकसद ये है सारा कि देखें, इस नई दुनिया के नए तकाजे हैं, इंडिया का रोल असाइंड है बाय द अमेरिकन, और अमेरिका के उनका कतन कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, उनको चाइना के अगेंस्ट कंटेनमेंट ऑफ चाइना पैसिफिक, इंडो पैसिफिक साइड पे रखा हुआ है। बिल्कुल सर। अच्छा, यहां पर अब मुझे बताएं ना, मैं आपको सिर्फ एक बात बता के ना, सिर्फ एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैं भी खबर देख रहा था और उसका इसके साथ लिंक है, चूंकि चाइना ने क्या कहा है, 19 स्लाइड, चाइना सेज वेलकम एज यूएस टू सेंड 300 एथलीट्स टू विंटर गेम्स। विंटर गेम में डिप्लोमेट जा रहे हैं, अमेरिका के 300 लोग जा रहे हैं। अमेरिका चाइना के एक इंगेजमेंट भी है, कंपटीशन भी है, अच्छा नहीं, और उसके बाद आप सुने जरा 18वीं स्लाइड, इराक जहां पर मुक्तदा सदर ने 73 सीटें ली हैं और जहां पे कुर्द, दोनों कुर्द पार्टियों की आज मुलाकात हुई है और कुर्द और सुन्नी ये सब मिलके वहां पे हुकूमत साजी करने जा रहे हैं। इराक के बारे में जनाब, अब मैं मशरिक वस्ता की बात कर रहा हूं, अमेरिका, इराक के बारे में चाइना क्या कह रहा है, चाइना टू हेल्प बिल्ड 1000 स्कूल इन वॉर टू इराक आफ्टर यूएस अनाउंसेस एंड टू कॉम्बैट मिशन। अच्छा, 1000 स्कूल कैसे बनाएंगे मुझे बताएं? 1000 स्कूल तभी बनेंगे ना जब सिक्योरिटी होगी। अब चाइना के स्कूल अगर 1000 बनते हैं तो जो भी वहां हुकूमत होगी वो चाइना वो मुहैया करेगी, चाहे वो कोई प्रो ईरान हो, कोई प्रो अरब हो, चाहे कोई प्रो, मतलब वो चाइना एक ऐसी जगह स्पेस के। और इंडिया की जो अमेरिका की डिप्लोमेसी है उसका आप कमाल देखें इस वक्त कि अमेरिका ने आकर अपने वहां पर प्रेशर उनके बिल्ड होना शुरू हो गया कि विंटर आ रहा है, तो विंटर के लिए आप जो है वो इंसानी बुनियादों के ऊपर इमदाद तो खोलें, बहाल करें। इमदाद बहाल करें। एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, वापस आएंगे, डॉक्टर साहब से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान की आर्मी चीफ से जो आज मुलाकात की है, पाकिस्तान के किरदार की खासकर तारीफ की है और जो कुर्बानियां पाकिस्तान की जानिब से दी उनका एतराफ़ भी किया गया। अब पाकिस्तान की तरफ से क्या कुर्बानियां, क्या वो तो हमले होते रहे, दहशतगर्द ऊपर से ड्रोन बरस रहे हैं, नीचे दहशतगर्द बम धमाके कर रहे हैं, तो अब इसमें तो मतलब है कि अब जाने तो गई हैं, अब उसको कुर्बानियों की तारीफ अमेरिका कर रहा है, तो मैं इस पर क्या तबसरा कर सकता हूँ? मतलब ड्रोन मार के लोग मार दिए नीचे, तो बाद में कहा कि आपने कुर्बानियां दी हैं, तो ये इस पे नहीं, मतलब क्या इस पे क्या तबसरा कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया, आपने मतलब क्या कहा जाए। अच्छा, बहरहाल मैं ये बात कह रहा हूं कि देखिए, नई सबबंदियां और नई जंगें और नए फड्डे खड़े, ये माहौल बन रहा है। अब आप समझ लेना कि मैं अगर मैंने ऐसे ही एक अलामती तौर पर 79 से पहले के वाकया तो 79 के बाद दुनिया, इस वक्त लेबनान दोबारा कोलैप्स हो गया। 90 के अंदर लेबनान स्टेबल हो गया था और 90 के यानी 89 में खत्म हुई जंग, 90 में ताइफ माहिदा हुआ, ताइफ माहिदे में सारी पार्टियां बैठी और जबरदस्त किस्म का वहां पे कई साल तक एक सियासी अमल चलता रहा। लेकिन 91 में जब पहली खलीजी जंग हुई, तो पहली खलीजी जंग में शाम जो था वो सद्दाम हुसैन की तरफ टिल्ट था, हाफिजुल असद का। तो हाफिजुल असद को थोड़ा सा सद्दाम हुसैन से दूर रखने के लिए फिर उनको लेबनान में रोल दे दिया गया और वो दूर हो गए सद्दाम हुसैन से, तो उसके नतीजे में लेबनान में चले गए और फिर उसके बाद लेबनान में सीरिया चला गया और वहां पर रफीक हरीरी और ये सारा सिलसिला चलता रहा एक तवील अरसे तक, टिल ये कि वहां पर एक ब्लास्ट हुआ और उसके बाद उसमें रफीक हरीरी जो है वो शहीद हो गए और फिर शाम की फौज वहां से निकली और जंग हुई और वो सारा जो बात का मामला है इसराइल के साथ हमास की और बाकी सारे। लेकिन इस दौरान ये देखें कि
लेबनान के अंदर हुकूमत फिर बनाएगा कौन? यही मुल्क सारे मिलकर बनाएंगे, सारे यही ममालिक। अभी आपको लग रहा है ना बज़ाहिर, लेकिन मुल्क सारे मिलकर बनाएंगे। फर्क ये है कि वहां पे जो सियासी खला है उसको हिजबुल्लाह ने पुर किया हुआ है और कोई कुव्वत वहां पे सस्टेन नहीं कर सकी। साद हरेरी जो है वो सऊदी अरब के बहुत करीब थे, उनका बिजनेस भी वहीं था, लेकिन जब से वो गिरफ्तारी वगैरह वापस गए तो वो जाकर ठूस हो गए और उनको वापस किसने छुड़वा के कौन लेकर गया? लेकर आया हिजबुल्लाह। तो अभी वहां पर सऊदी अरेबिया और बाकी ममालिक की क्या पोजीशनिंग है ये हम नहीं जानते, लेकिन वहां अच्छा, लेकिन वो बहरहाल लेबनान को बनाना तो है और लेबनान के अंदर बड़ी पावरफुल मुल्क है और स्ट्रेटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है और वहां पर प्रेसिडेंट मैक्रोन का भी इम्तिहान है कि और बाकी लोग दुनिया का भी। अच्छा, एक तो बात ये होगी। दूसरी बात ये है, सूडान के अंदर हुकूमत गिर गई। मतलब कुछ चीजें ऐसी ना, आप प्लान कर रहे हैं कि एक मिनट ठहर जाएं यार, यहां पर हम ले आते हैं वो बशर, उसे उमर बशीर से जान छुड़ाते हैं और उसके बाद ये एक अबूरी काउंसिल बनेगी। अबूरी काउंसिल में फौज ने कहा हम ज्यादा आएंगे, वो उनको फेंक दिया उठा के। बाद में दोनों मुआहिदा के लिए पब्लिक कह रही है, सड़कों में लोग निकले और ठुस हो गया मामला। इसी तरह से और यहां पे मामलात पनप रहे हैं। उसकी वजह यह है, नई जंगें पनप रही हैं। उसकी वजह यह है कि नागालैंड का जो इशू है या ये जो ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया में या बाकी जगहों पे हो रहा है, देखें ये कोई तनकीद नहीं, हमारा क्या ताल्लुक है चिकन नेक के साथ? हम तो ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं। हम जैसे चिकन नेक डिस्कस करते हैं वैसे ही हम सेंट्रल एशिया डिस्कस करते हैं, वैसे मिडिल ईस्ट करते हैं, ठीक है, वैसे ही हम अफ्रीका। वो इलाका जो है वो खुद ब खुद जा रहा है चाइना की तरफ। ये ऐसा लग रहा है जो प्लेट में रख के वो पेश कर रहे हैं कि ये आप ले जाएं सारा का सारा। म्यांमार जो है वो पूरा जो खित्ता है ना, वो वाली साइड, यदि अगर कहीं इंडिया की पूरी तारीख में अगर इंडिया का कोई महफूज तरीन बॉर्डर है इस वक्त, तो वो बॉर्डर है जो पाकिस्तान के साथ है। और अगर लेकिन खतरा वो 2 फ्रंट वॉर और 2.5 फ्रंट वॉर लेके इधर बैठे हुए हैं। असल मुसीबत जो है वो है सारी उस तरफ, जिस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त नहीं कर रहा कुछ और पाकिस्तान करेगा भी नहीं, ठीक है। तवज्जो वहां देनी चाहिए और तवज्जो ये देनी चाहिए कि कश्मीर के अंदर से मूवमेंट्स ना खड़ी हो जाए। बिल्कुल ठीक है। आपको कहीं दूर दूर तक ये नजर आ रहा है कि तालिबान जाके कश्मीर की मदद, वो तालिबान अपने मुल्क के अंदर उनके अपने मसाइल बहुत ज्यादा, कश्मीर में मदद। अब थ्योरी देखें ना, ये कश्मीर में मदद, क्योंकि आप फंसे हुए हैं वो जगह पर जब जहाज एक लैंड हो गया था कंधार में। अच्छा, अब इशू ये सारा, तो वो पूरा बॉर्डर वहां पर जंगें या खाना जंगियां या जो भी हालात, क्योंकि म्यांमार स्टेबल नहीं हो रहा। कैम्बोडिया मुकम्मल तौर पे, आसियान जो है, आसियान के देखें बड़ा इनको स्ट्रेटेजिकली सेक्रेटरी ब्लिंकन, इससे कतई नजर के उनका दौरा शॉर्ट हुआ, स्ट्रेटेजिकली बड़े बहुत ज्यादा ये एक्टिव टीम है इनकी, चाहे वो वेंडी शर्मन हो या ब्लिंकन हो या ऑस्टिन लॉयड हो, बाकी लोग हैं सारे, और जैक सलिवन, बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड्स हैं। और वो सारे माइंड्स हैं जिनके टिप्स के ऊपर दुनिया अभी तो यहां से निकले, तो मशरिक वस्ता भी है, तो यमन में क्या हो रहा है, इधर भी है उधर भी, हर चीज जानते हैं। रशिया को भी हर चीज पता है। चाइना के पास अभी तक वो ग्रास रूट लेवल पे आप समझ लें कि यानी उतना पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट चाइना का नहीं है। चाइना अपनी इन्वेस्टमेंट्स तो कर रहा है, लेकिन वो जाहिर है कि वो उतना कल्चर के साथ वो मिक्स नहीं हो रहे जितना अमेरिकन हो चुके हैं, या जितना प्रेसिडेंट पुतिन माजी में यहां से होकर गए हैं, तो उनको एक आइडिया है इसके तक। इशू यहां पर क्या है कि यहां पर जंगें अगली खड़ी, जो मैंने आपसे कहा ना कि इसको आप बिल्कुल 79-80 और उससे पहले के वाकयात और बाद में क्या हुआ, बाद में जंगें छिड़ गई ना, मर गए लोग, मुजाहिदीन आगे पीछे दुनिया उधर, जना 8 साल की जंग शुरू हो गई, इनकलाब आ गया, अरब मुल्कों ने कहा ये हमारे तरफ ना भेज दें इनकलाब को। वो जो है वो सऊदी अरेबिया के अंदर वो पहली खलीजी जंग हुई, उसामा बिन लादेन निकल, देखे ना 79 के अंदर जो है वो खत्म होता है मामला, और फिर 80s के अंदर वो इन्वॉल्व रहते हैं, मुस्तकिल ये चलती रहती है। जो आपकी ये जो अफगानिस्तान की जंग है, अफगानिस्तान की जंग इधर चल रही है, अफगान जहाज इधर हो रहा है, दूसरे हमारे 2 बॉर्डर्स पे एक साथ लड़ाई हो रही है। आप तस्वर करें, एक बॉर्डर पे इराक ईरान जंग हो रही है और एक तरफ ये अफगान सोवियत जहाज, ये सारा 80 की दहाई चल रही है ना, और 80 की दहाई में खत्म हो ये जनरल जियाउल का प्लेन क्रैश होता है, और उसके बाद आगे जाते 2 साल के बाद वो दीवार बलन गिरती है। बात सारी ये है कि उसके बाद के उससे पहले ये जो इवेंट्स, ये जो सब बंदियां हैं ना सारी, इन सब बंदियों में आपने आगे की पाकिस्तान के अंदर जितने क्राइसिस हैं इस वक्त, चाहे वो माशी क्राइसिस ले लें, सियासी अदम इस्तेकाम ले लें, ये सारे के सारे मैन मेड क्राइसिस हैं। वरना
तारीख जहां लिखी जा रही है वहां पाकिस्तान जो है, जिसने सफारती महाज पे और बगैर किसी लड़ाई के, बगैर किसी जंग के, एक यानी उन्हें सॉफ्ट इमेज, मतलब सॉफ्ट इमेज अगर जितना अच्छा पाकिस्तान में बना सकता है दुनिया में, तो पाकिस्तान ने क्या किया इस पूरे से, मुझे बताएं ना आप। सवाए इसके कि इमदाद इनकी कर दें, और वो जो सारी थ्योरीज थी कि पाकिस्तान कंबोडिया बन जाएगा, पाकिस्तान, याद है वो पेपर्स के पेपर्स लिखे जाते थे, पाकिस्तान के सारा फॉल आउट होगा, कंबोडिया बन जाएगा, ये हो जाएगा। अल्लाह की शुक्र है वो नहीं हुआ, अल्लाह ताला का एहसान। और ये है कि ये जो अंदर क्राइसिस है, अदम इस्तेकाम, ये है मैन मेड क्राइसिस, ये सारा मैन मेड क्राइसिस है कि डॉलर की रेट इतना कर दो, इसके अंदर ही चीनी गायब हो गई, ये बाहर से भेज के बाहर, लोग हंस रहे हैं इसके ऊपर। ये इतनी अहमकाना और इतनी छोटी छोटी हरकतें इस वक्त हो रही हैं। बिजली कहां से, गैस खत्म हो जाएगी, जो गैस खत्म हो जाएगी तो क्या मतलब है, मतलब हम खला में चले जाएं सारे, मतलब गैस अगर खत्म हो जाएगी भाई, तो गैस मतलब ऑक्सीजन भी नहीं होगी, फिर ऑक्सीजन भी तो गैस है, ये तो गैस खत्म हो जाएगी, तो सारी गैसें खत्म, तो स्पेस में जाएं, क्या करें। और भाई कोई हल, हुकूमतों का काम होता है हल ढूंढना। सारी दुनिया आपके पास आई है अफगान, और वहां पर मतलब है कि आपके क्या ख्याल से वहां पर उनको नहीं पता कि इनकी क्या मसाइल है, किसी बात ही कर लेता, कोई जिक्र ही छेड़ लेता। कतर मौजूद है तुर्की के साथ, वो अफगानिस्तान की एयरपोर्ट्स बनाने जा रहे हैं, वो उधर जनाब इराक में जहां पे इतनी खाना जंगी है, अभी हुकूमत सेटल नहीं हुआ कि मुक्तदा सदर की गवर्नमेंट आती है ईरान, और ये जंग खड़ी है ईरान की, ये ईरान और इसराइल का फड्डा खड़ा है, उसमें कौन किस तरफ होता है, किस तरफ होता है। यूएई ने देखें इस वक्त लीरा गिरा, उन्होंने जाके इन्वेस्टमेंट कर ली, मदद नहीं की, इन्वेस्टमेंट की है टर्की में, यानी खरीद ली बहुत सारी चीजें, कीमतें गिरी हुई है ना। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अपने दोस्तों रिश्तेदारों, गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।